अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद। पिछले वीडियो में हमने किए थे तत्पुरुष समास के उपभेद नैन या नन और लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद। अलुप्त तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ये दोनों ही जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, ये किससे आए हैं? संस्कृत भाषा से। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो पहले हम करते हैं अलुप्त तत्पुरुष समास। अलुप्त का जो अर्थ होता है वो होता है अलोप। अलोप के मतलब ए मतलब नहीं, लोप यानी गायब होना, यानी जिसमें गायब नहीं होता। क्या गायब नहीं होता वो हम परिभाषा में समझेंगे। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लुप्त न होकर पूर्व पद में शामिल हो वह अलुप्त तत्पुरुष समास कहलाता है। तो आपने अक्सर तत्पुरुष समास में देखा होगा कि विग्रह से आप उसका समास बनाते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो जाती है, परंतु इस समास में क्या है कि विभक्ति चिन्ह गायब नहीं होते, बल्कि पूर्व पद यानी पहले का जो पद होता है उसी में ही शामिल हो जाती है। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले है युद्ध में स्थिर रहने वाला। इसमें युद्ध में विभक्ति चिन्ह क्या है? में, और में विभक्ति चिन्ह किस में शामिल हो गया? युद्धि में। ये देखिए युद्धि, इस युद्धि में क्या आ गया? युद्ध के साथ साथ में विभक्ति चिन्ह भी शामिल हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पूर्व पद में विभक्ति चिन्ह शामिल हो जाता है। तो जहां भी शामिल हो गया तो वो क्या हो गया? अलुप्त तत्पुरुष समास। अगला देखिए उदाहरण, धन को जीतने वाला। धन को जीतने वाला धनंजय। अब इसमें देखिए को विभक्ति आई है, पूर्व पद कौन सा है इसमें? धन, और उसके बाद विभक्ति क्या आई? को, और वो को विभक्ति इस धनंजय में गायब नहीं हुई है, बल्कि इसी में ही शामिल हो गई है। किस रूप में? अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार क्या है? ये। तो अब इसमें आप देखोगे कि जीतने वाला, जीतने वाले का अर्थ क्या हो गया? जय, और धन आ गया, और को जो है वो किस में शामिल हो गया? अनुस्वार में। अब आप समझ गए होंगे कि अलुप्त तत्पुरुष समास में पूर्व पद में ही विभक्ति चिन्ह शामिल हो जाता है, कभी अनुस्वार के रूप में, कभी आदेश सह के रूप में, और कभी जैसे युद्ध में हुआ युद्धि हो गया, तो इस प्रकार से उसमें शामिल हो जाता है। यानी कभी भी इसमें विभक्ति चिन्ह गायब नहीं होता, बल्कि पूर्व पद में ही शामिल हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, शुभ को करने वाला। शुभ को करने वाला क्या होगा? शुभंकर। आपने जब उस विग्रह का समास बनाया तो वो क्या बन गया? शुभंकर। अब इसमें देखो को विभक्ति चिन्ह है वो गायब नहीं हुआ है, बल्कि किस रूप में आ गया? अनुस्वार के रूप में। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह गायब नहीं होके पूर्व पद शुभ में आ गया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? अलुप्त तत्पुरुष समास। अब अगला देखिए, वाणी का पति। पति यानी स्वामी। वाणी का स्वामी जो होता है उसको हम कहते हैं वाचस्पति। तो यहाँ देखो पूर्व पद क्या है इसका? वाणी, और वाणी के बाद विभक्ति चिन्ह कौन सा है? का, और का विभक्ति चिन्ह यहाँ गायब नहीं हुआ, बल्कि कैसे आ गया? वो आदेश सह के रूप में आ गया, इसलिए ये क्या बन गया? वाचस्पति। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अलुप्त तत्पुरुष में पूर्व पद में ही विभक्ति चिन्ह शामिल हो जाता है, न कि लुप्त हो जाता है। क्योंकि अन्य तत्पुरुष समास में तो आपने क्या देखा है कि उनमें जब आप विग्रह से समास बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो विभक्ति चिन्ह है वो गायब हो जाता है, और इसमें गायब नहीं होके बल्कि पूर्व पद में ही शामिल हो जाता है, कभी अनुस्वार के रूप में और कभी आदेश सह के रूप में। अब अगला देखिए, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला, अब इसमें देखिए जीतने वाला की जगह हो गया जय, मृत्यु की जगह मृत्यु आ गया, और को विभक्ति चिन्ह है वो पूर्व पद में ही शामिल हो गया, यानी पूर्व पद के
ऊपर अनुस्वार के रूप में आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, अलुक तत्पुरुष समास। अब आपको अलुक तत्पुरुष समास जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद में ही विभक्ति चिन्ह शामिल हो जाता है, न कि उसमें गायब होता है। तो यहाँ अलुक तत्पुरुष आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझा दिया है और इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला हम करते हैं उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में जो प्रत्यय होता है तो उसका स्वतंत्र प्रयोग अगर आप करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता या उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ, उस प्रत्यय का अर्थ अवश्य निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, उपपद तत्पुरुष समास। अब इसे उदाहरण माध्यम से समझो। जैसे ये देखो, पंकज है, पंकज में क्या है, पंक क्या है, पूर्व पद है, उत्तर पद क्या है, जय। अब जय जो है ये क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय आपने कभी भी जय को अलग से लिखे हुए नहीं देखा होगा, यानी जय को कभी भी आपने शब्द के रूप में प्रयोग नहीं करते हुए देखा होगा, लेकिन जब ये पंक के साथ इसका प्रत्यय जुड़ा तो इसका अर्थ क्या बन गया, जन्म लेने वाला। पंक मतलब कीचड़ और जय मतलब उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, पंकज। ये इसका समास है और ये इसका विग्रह है। आपने कभी भी जय को अलग से नहीं लिखा हुआ देखा होगा कि शब्द के रूप में जय का प्रयोग किया और उसका अर्थ पूछा गया हो, लेकिन अगर इस शब्द के साथ इसका प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ निकला जन्म लेने वाला। अब आप समझ गए। अब अगला एक और उदाहरण देख लीजिए, जलद। जलद क्या होता है, जल को देने वाला। किसे कहा जाता है, बादल को कहते हैं ना। तो यहाँ जो द है ये क्या है, प्रत्यय है, और पूर्व पद क्या है, जल। ऐसा देखा है कि द को शब्द के रूप में प्रयोग किया गया या द को अलग से लिखा गया और ये पूछा गया कि द का अर्थ बताओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर इसको इस शब्द के साथ प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ क्या निकला, देने वाला। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया जल को देने वाला। तो आप समझ गए होंगे कि उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, कि जिस समास में जो प्रत्यय आता है वह प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ा होता है, अगर उस शब्द के साथ जोड़ दो उसको, तब तो उसका अर्थ निकलता है और उसका समास भी बनता है और उसका विग्रह भी होता है, और उस समय जब विग्रह करोगे तो इसका अर्थ भी निकलेगा। जैसे यहाँ द है तो द का मतलब देने वाला, लेकिन जहां भी ऐसे शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, उपपद तत्पुरुष समास। अब अगला देखिए, कुंभकार। कुंभकार में क्या प्रत्यय है, कार, और इस कार को आपने कभी भी अलग से पूछा गया है कि कार शब्द का अर्थ क्या होता है, या कार शब्द को अलग से कहीं लिखा हुआ देखा गया हो, तो ऐसा नहीं होता। परंतु कुंभ, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ के शब्द के साथ इसका प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, कुंभ को बनाने वाला, यानी घड़े को बनाने वाला। तो इस प्रकार कार का जो शब्द का अर्थ निकला वो क्या हो गया, बनाने वाला। इस प्रकार से वो क्या कहलाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। ऐसे ही बहुत से होते हैं, जैसे शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार। तो इन सब में आपने क्या देखा कि कार प्रत्यय पूर्व पदों के साथ जुड़ने पर अर्थ प्रकट करते हैं, और वो अर्थ क्या निकलता है, बनाने वाला। जैसे शिल्पकार, शिल्प बनाने वाला, कलाकार, कलाकार निर्माण करने वाला, मूर्तिकार, मूर्तिकार निर्माण करने वाला, स्वर्णकार, स्वर्ण का निर्माण करने वाला। अब अगला देखिए, मही। मही क्या होता है, धरती। तो मही को पालने वाला, यहाँ पे जो है इसका अर्थ क्या हो गया, पालने वाला। इस प्रकार आप समझे कि इस पे का अर्थ तभी निकलता है जब ये मही के साथ जुड़ा। अगर इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो इसका अपना स्वतंत्र कोई भी अर्थ नहीं होता और इसका स्वतंत्र कहीं भी आपको प्रयोग भी नहीं मिलता। इस प्रकार से ये क्या हो गया, उपपद तत्पुरुष समास। और इसी प्रकार से मधुप है, जैसे महीप है ना, वैसे ही क्या है, मधुप। मधुप में भी क्या होता है,
पै तो मधु, मधु मतलब शहद, शहद को पीने वाला। लेकिन अगर पै वैसे लिख दो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन पै को अगर मधु के साथ प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो निकलेगा शहद का रसपान करने वाला या पीने वाला। तो आप समझ गए कि उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है। कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए नभचर, चर, यहाँ नभ मतलब आकाश, चर, तो यहाँ क्या होगा, नभ में विचरण करने वाला। तो यहाँ चर का क्या अर्थ है, विचरण करने वाला। लेकिन चर जो है कहीं भी आपको वैसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा और उस समय इसका अर्थ विचरण करने वाला नहीं होगा। तो इसका चर का अर्थ कब निकला, जब ये नभ यानी पूर्व पद नभ के साथ प्रत्यय के रूप में जुड़ा। इस प्रकार यहाँ भी क्या हो गया, उपपद तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से चर ही प्रत्यय वाले बहुत से शब्द और भी मिल जाएंगे, जैसे निशाचर, जलचर। तो इनमें क्या होगा, निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला। तो उस समय निशाचर में चर प्रत्यय लग गया तो वो क्या हो गया, विचरण करने वाला। इसी प्रकार जलचर, जल में विचरण करने वाला। तो उस समय चर का अर्थ भी क्या है, विचरण करने वाला। परंतु चर को अलग से आप अगर प्रयोग करोगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता और उसका कभी भी चर का अलग से प्रयोग भी नहीं मिलता। इसलिए वो क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास। ऐसे ही आपने कुछ और भी उदाहरण देखे होंगे, जैसे कृतज्ञ है, कृतधन है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, उपपद तत्पुरुष समास। तो अब आपको अलुक तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद हैं और ये दोनों ही संस्कृत से लिए गए हैं। जैसा आपको पता है कि हमारी हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें बहुत कुछ संस्कृत से आया है। कभी जैसे आपने कुछ शब्द भी देखे होंगे, जैसे तत्सम है, तद्भव है। तो ये तत्सम तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत से कभी तो थोड़े बदलाव के बाद लिए गए और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो बिना किसी बदलाव के ऐसे कैसे ले लिए गए हैं। और इसी प्रकार से अलुक तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष समास भी संस्कृत से ही हिंदी में आए हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद, जिनमें से आता है कर्मधारय समास। तो मेरे पिछले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।